Hello all of you. Now let's start with a new chapter and that is place of supply. Very interesting chapter. बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को इसमें. Place of supply का मतलब है जगह. ये स्टार्टिंग से मैं आपको बता रहा हूं. Time of supply and place of supply are two very important topics. Place ये बताता है कि सर्विस या गुड्स कहां सप्लाई हुए, कहां. अब ये प्लेस जो है ये डिटरमिन करेगा कि कौन से स्टेट में अपने को टैक्स पेमेंट करना है. डू आई हैव टू पे टैक्स इन महाराष्ट्र और बिहार और यूपी और बंगाल और तमिलनाडु, कौन से स्टेट में अपन टैक्स भरेंगे, तो वो डिटरमिन करेगा प्लेस. तो ये प्लेस का आंसर जो आएगा, अभी हम देखेंगे बहुत सारे सेक्शंस और रूल्स. तो प्लेस का आंसर जो आएगा, सपोज द आंसर कम्स एज वेस्ट बंगाल, सो वील पे टैक्स इन वेस्ट बंगाल. ओके, तो स्टेट डिटरमिन्स यानी प्लेस डिटरमिन्स द स्टेट इन विच द टैक्स इज टू बी पेड. या फिर एक ये भी हो सकता है कि प्लेस अगर टैक्सेबल टेरिटरी के बाहर आया, एक तो स्टेट, दूसरा कि वेदर इट इज इन टैक्सेबल टेरिटरी, यानी इंडिया के अंदर है या इंडिया के बाहर है. अगर प्लेस इंडिया के बाहर रहा तो देन देयर इज नो जीएसटी, फिर सवाल ही नहीं आता. क्योंकि लेवी जो है वो तब होता है जब प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस इंडिया में हो, टैक्सेबल टेरिटरी में हो. तो पहले तो हम ये डिटरमिन करेंगे कि भैया टैक्सेबल टेरिटरी में है कि नहीं है. अगर नहीं है तो सवाल ही नहीं आता. अगर है तो फिर देखेंगे कि कौन से स्टेट में है. राइट, वेरी गुड. तो चलो शुरू करते हैं. तो गुड्स और सर्विस दोनों का देखना है. ओके, तो इंट्रोडक्शन में तो वही दिया है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों देखना है, तो मैंने आपको समझा दिया. इट इज इंपॉर्टेंट टू डिटरमिन द काइंड ऑफ टैक्स दैट इज टू बी अप्लाइड. क्योंकि प्लेस ये डिटरमिन करेगा कि एसजीएसटी सीजीएसटी भरना है या फिर आईजीएसटी भरना है. ठीक है. And when the location of the supplier and the place of supply are in two different states, then you'll have to pay the IGST. उसको interstate supply मानेंगे. और interstate होगा तो क्या होगा, IGST लगेगा. तो लिखा है then it will be chargeable to IGST. And when they are in the same state, then it will be intrastate supply and SGST and CGST will apply या UTGST. Place of supply is not a phrase of common understanding. It is a legal term, and as in the case of all legal terms, their common understanding must not be applied. ठीक है, कॉमन सेंस अप्लाई नहीं करना. जो सेक्शंस और जो रूल्स हम पढ़ेंगे वो अप्लाई करने का है. ठीक है, वेरी गुड. But the meaning assigned to them in the law must be followed. Place of supply similar to time of supply is that which the legislature has appointed. तो legislature ने जो law बनाया है वो अपने को देखना है. तो पहले अपन place देखते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में टाइम ऑफ सप्लाई देखेंगे. ठीक है. टाइम क्या डिटरमिन करेगा कि हमें टैक्स कब भरना है. प्लेस क्या डिटरमिन करता है कि हमें टैक्स कहां भरना है. तो चलो शुरू करते हैं सेक्शन 10 से. Place of supply of goods other than supply of goods imported into or exported from India. तो पहले सेक्शन 10 में अपन क्या देखेंगे. अच्छा, एक बात कि ये जो सेक्शन हम देखने वाले हैं ये आईजीएसटी के सेक्शन है. हाँ, सेक्शन 10 ऑफ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट. ओके, वेरी गुड. तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सबसे पहले है अदर देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट. तो सेक्शन 10 में इंपोर्ट एक्सपोर्ट को नहीं देखेंगे. इसमें लोकल इंडिया से इंडिया में जो सप्लाई होता है उसके लिए है. राइट. फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अलग सेक्शन है, उसको अलग से देखेंगे. गुड. तो देखो सबसे पहले क्या कहता है सबसेक्शन 1, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स को अंडरलाइन कर लिया जाए. तो ये पहला जो सेक्शन है गुड्स का है. सर्विस का अलग सेक्शन आएगा, उसको बाद में देखेंगे. गुड्स अदर देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट. ठीक है, अदर देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट शैल बी एज अंडर. एक एक करके देखते हैं. पहला, वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स अंडरलाइन करो, इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स.
अगर मूवमेंट इन्वॉल्व्ड है, मूवमेंट यानी गुड्स का मूवमेंट होगा, मैंने सेल किया और फिर मैं आपको डिलीवरी दूंगा, सो देयर विल बी अ मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है। वेदर बाय सप्लायर, मैं दूंगा लाके तुम्हारे घर पे या तुम्हारे दुकान पे, और बाय द रेसिपिएंट, यानी मैंने आपको भी दिया फिर आप लेके जाएंगे, तो ले जाना मुझे है या आपको है, एज ए केस में भी सप्लायर लेके जाएगा या रेसिपिएंट लेके जाएगा, और बाय एनी अदर पर्सन, ट्रांसपोर्टर लेके जाएगा, मैंने ट्रांसपोर्टर को दे दिया वो लेके जाएगा, या मैंने आपके एजेंट को दे दिया वो लेके जाएगा, या मेरा एजेंट है वो लेके जाएगा। देन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच गुड्स शैल बी, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शैल बी द लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम, very important word, at the time at which the movement of goods terminates for delivery to the recipient, for delivery to the recipient, ठीक है। डिलीवरी टू रेसिपिएंट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, टर्मिनेट। मूवमेंट शुरू कहां से होता है वो अपने को नहीं देखना, मूवमेंट टर्मिनेट जहां होगा वो प्लेस माना जाएगा। इसीलिए ये पूरे जीएसटी लॉ को डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहा जाता है। पढ़ा होगा, सुना होगा आपने, मैंने भी कई बार बोला होगा इतने दिनों के लेक्चर्स में, इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहते हैं। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स एंड नॉट ओरिजिन बेस्ड टैक्स। तो देखो इसका मतलब क्या है, पहले समझा देता हूं मैं आपको, बहुत सिंपल पॉइंट है ये। सबसे पहला पॉइंट, इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो सप्लायर जो है ऑफ गुड्स वो है दिल्ली का, दिल्ली में रहता है, और जो बायर है बेंगलोर का, उसका ऑफिस बेंगलोर में है, बायर बेंगलोर का है, ठीक है। तो पहला सिंपल एग्जांपल, बायर बेंगलोर का है। अब दिल्ली से सप्लाई होगा, तो दिल्ली से गुड्स जो है, दिल्ली से गुड्स मूव हो रहा है, कहां जा रहा है, बेंगलोर जा रहा है। द गुड्स आर मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू बेंगलोर। अब ये जो मूवमेंट है, ये कौन कर रहा है, या तो सप्लायर करेगा। तो कौन कर रहा है का मतलब है कि गुड्स में रिस्क किसका है, तो सप्लायर का होगा। सप्लायर ने ट्रक को बुक किया, उसमें गुड्स डाल दिया और गुड्स जा रहा है, एंड इट विल बी डिलीवर्ड टू द बायर इन बेंगलोर। तो यहां उसका डिलीवरी होने वाला है, डिलीवरी टू द बायर कहां होगा, बेंगलोर में। तो गुड्स का मूवमेंट कहां से शुरू हो रहा है, दिल्ली से, और कहां पे खत्म हो रहा है, बेंगलोर में। अब ये मूवमेंट किसके कहने पे होगा, तो वो दिया है बाई सप्लायर हो सकता है। तो सप्लायर ने ट्रक को हायर किया, उसको कहा गुड्स लेके जाओ, या बायर भी हो सकता है। तो बायर ने ट्रक भेजा कि जाओ और मेरा गुड्स लेके आओ, ये भी हो सकता है। बायर ने भी ट्रक को भेज सकता है, यानी ही कैन हायर द व्हीकल एंड पे द फ्रेट एंड ब्रिंग द गुड्स, और बाय एनी अदर पर्सन। तो एनी अदर पर्सन जो लिखा है वो क्या रहता है कि सपोज के गुड्स इसके पास नहीं है, सप्लायर के पास नहीं, उसके कहीं तो भी एजेंट के पास पड़े हैं या उसके कहीं तो भी पड़े हैं, तो फिर सप्लायर कहता है उस आदमी को, अरे यार वो गुड्स भेज देना बेंगलोर मेरे बिहाफ में, आई हैव सोल्ड द गुड्स एंड यू सेंड द गुड्स टू बेंगलोर। तो गुड्स की फिजिकल कस्टडी किसी और के पास भी हो सकती ना, सो देन ही विल सप्लाई द गुड्स टू बेंगलोर। तो इसलिए एनी अदर पर्सन भी लिखा रहता है। तो मूवमेंट कैन बी डन बाय सप्लायर at the instance of the supplier, at the instance of the buyer, or at the instance of any other person who has the possession of goods. ठीक है। जैसे कभी कभी ये जो लोग रहते हैं, डीलर्स रहते हैं, उनका सिर्फ एक दुकान है, वो बैठे रहते हैं, सिर्फ बुकिंग लेते हैं। वो बुकिंग कर दिया, फिर फैक्ट्री को फोन लगा दिया कि आप गुड्स भेज दो, बायर है बेंगलोर में, वहां गुड्स पहुंचा दो, तो वो वहां से गुड्स को पहुंचा देता है। तो वो भी होता है, तो इसलिए एनी अदर पर्सन भी लिखा है। सो द मूवमेंट कैन बी डन बाय द सप्लायर, बाय द बायर और एनी अदर पर्सन। पॉइंट यह है कि डिलीवरी कहां हुई, डिलीवरी टू बायर कहां पे हुई, बेंगलोर में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे अपन इस केस में, बेंगलोर।
Bangalore will be called as the place of supply. और अब देखो, सप्लायर कहां का है? दिल्ली का है, और गुड्स कहां पे डिलीवर हुआ? बेंगलोर में बायर को डिलीवर हुआ. So that becomes the place of supply. So this is one state, this is another state. इसलिए यहां पे क्या कौन सा टैक्स लगेगा? IGST. This will be liable to integrated goods and service tax. तो ये दो चीज देखना है, प्लेस किसका है, कहां पे है, प्लेस ऑफ सप्लायर क्या है, और बायर को डिलीवरी कहां पे हुआ, वो बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई. तो सप्लायर का प्लेस दिल्ली में है और प्लेस ऑफ सप्लाई बेंगलोर यानी कर्नाटका में है, इसलिए कौन सा टैक्स लग जाएगा? IGST. फाइन. दूसरा एग्जांपल देता हूं. प्लेस ऑफ सप्लायर जो है ये है मुंबई, और यहां से गुड्स होके गया, बायर को डिलीवर हुआ इन पुणे. अब मुंबई और पुणे दोनों कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है. गुड्स का मूवमेंट है, मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस, द गुड्स आर बीइंग मूव. मगर गुड्स कहां से कहां पे आ रहा है? मुंबई से पुणे आ रहा है, मूवमेंट है. तो फिर अपन क्या देखेंगे? डिलीवरी. तो डिलीवरी का हुआ पुणे में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? पुणे. ये बना प्लेस ऑफ सप्लाई. लेकिन अब देखो, सप्लायर कहां का है? मुंबई का. प्लेस ऑफ सप्लाई पुणे. दोनों कहां है? महाराष्ट्र के अंदर. अब दोनों महाराष्ट्र के अंदर है, इसलिए इस पे क्या लगेगा? CGST एंड SGST. तो SGST कौन सा? महाराष्ट्र स्टेट. महाराष्ट्र GST एंड सेंट्रल GST. दो GST लगेंगे, आधा आधा. करेक्ट. So this is the first point, the simplest one. अब ये जरूरी है क्या कि सप्लाई वहीं से होना चाहिए जहां पे सप्लायर का ऑफिस है? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है. तो मान लो कि प्लेस ऑफ सप्लायर जो है, रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ सप्लायर, तो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो दिल्ली में है, लेकिन उसका दूसरा एक प्लेस है, प्लेस इन मुंबई, जहां पे गुड्स पड़े हुए हैं. गुड्स का स्टॉक कहां पे पड़ा है? मुंबई में. अब क्योंकि ये अलग स्टेट में है तो इसका भी रजिस्ट्रेशन होगा, तो इसको भी रजिस्टर करेगा वो. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो रजिस्टर्ड प्लेस. अब जो बायर है वो भी दिल्ली का ही है, बायर दिल्ली का है, लेकिन गुड्स कहां से जा रहे हैं? देखो, गुड्स मूव हो रहे हैं फ्रॉम मुंबई, क्योंकि स्टॉक ऑफ गुड्स यहां पे पड़ा हुआ है. तो यहां से गुड्स मूव हुए और दिल्ली गए बायर के पास. मूवमेंट है, लेकिन कहां से मूव हो रहा है? मुंबई से दिल्ली. तो इसको भी क्या कहेंगे अपन? इंटर स्टेट सप्लाई. ये भी इंटर स्टेट सप्लाई है, और ये इंटर स्टेट सप्लाई में क्या लग जाएगा? IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपको लगेगा. और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे? दिल्ली. दिल्ली बिकम्स द प्लेस ऑफ सप्लाई. जहां डिलीवरी है, डिलीवरी टू बायर, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. तो हमेशा अपन रजिस्टर्ड ऑफिस जो हेड ऑफिस है उसको नहीं देखते, अपन वो ऑफिस देखेंगे जहां से गुड्स का मूवमेंट शुरू हुआ. ये बात समझ में आई? So this is the new point in this example. We'll see the place from where the goods move. ये होगा place of supplier और ये होगा place of delivery. So this is place of supply. This is the place of supplier. इसको नहीं देखेंगे अपन, इसको देखेंगे जहां से goods move हो रहा है वो place देखेंगे. And therefore it is interstate from Maharashtra to Delhi and chargeable to IGST. Got it? अब ये इंटरस्टेट इंट्रास्टेट सेल में और डिटेल में अपन देखेंगे डेफिनेशंस, व्हाट इज इंटरस्टेट, व्हाट इज इंट्रास्टेट, उसमें बातें और एग्जांपल्स में दूंगा आगे चल के. फिर रेसिपिएंट का डेफिनेशन भी दिया है, देखो उसको भी देख लो वहीं पर.
सेक्शन 293 हमने पढ़ा था डेफिनेशन चैप्टर के अंदर कि रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ मीन्स where consideration is payable for the supply of goods or service of both, अगर consideration है, then the person who is liable to pay that consideration, कौन liable है payment के लिए? वो recipient होता है. Then when no consideration is payable for the supply of goods, फुकट की goods है, the person to whom goods are delivered or made available or to whom possession or use, service के केस में possession or use of goods is given or made available. And when no consideration is payable for supply of service, अगर service में कोई consideration नहीं है, no consideration, the person to whom the service is rendered and any reference to a person to whom supply is made shall be construed as a reference to recipient of supply and shall include an agent acting as such on behalf of the recipient in relation to goods or service of both supplied. Very simple definition. कंसिडरेशन है तो कंसिडरेशन कौन पे करने वाला है वो देखो. कंसिडरेशन नहीं है तो गुड्स किसको दिया या सर्विस किसको दी, वो रेसिपिएंट होता है. तो वो तो सिंपल है. तो ये पहला पॉइंट था जहां मूवमेंट है. ओके, तो मूवमेंट है तो अपन क्या देखेंगे कि गुड्स कहां डिलीवर हुए, रेसिपिएंट को डिलीवरी कहां हुई, बस एक ही बात याद रखो, डिलीवरी कहां हुई. फाइन, गुड. फिर बी, where the goods are delivered by the supplier to a recipient or any other person on the direction of third person, on direction of third person, on direction of third person, ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, on direction of third person, whether acting as an agent or otherwise, before or during the movement of goods, before or during the movement of goods, either by way of transfer of document of title to the goods or otherwise, it shall be deemed that this said third person has received the goods and the place of supply of such goods shall be the principal place of business of such person. पढ़ो 3 बार इसको. तीन बार पढ़ना. समझा कुछ? थोड़ा थोड़ा, कुछ भी नहीं कि पूरा समझ गया? पूरा समझ गया? अच्छा, वेरी गुड. तो फिर मैं सवाल पूछूंगा आपसे. नहीं समझा है या थोड़ा थोड़ा समझा है तो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट. देखो फिर से अपन उसको एक बार पढ़ते हैं. वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड, डिलीवरी है बाय सप्लायर टू अ रेसिपिएंट, किसी को तो भी हमने डिलीवरी दिया, और एनी अदर पर्सन, किसी और को दिया, ऑन द डायरेक्शन ऑफ अ थर्ड पर्सन, तीसरा कोई आदमी है वो हमको कह रहा है कि उस आदमी को डिलीवरी दे दो, हमने उसको डिलीवरी दे दी. वेदर एक्टिंग एज एन एजेंट और अदरवाइज, तो ये थर्ड पर्सन जो है ये एजेंट भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है, एजेंट और अदरवाइज. बिफोर और ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, कब हमने डिलीवरी दी है किसी रेसिपिएंट को? बिफोर मूवमेंट या ड्यूरिंग द मूवमेंट. मूवमेंट शुरू हो गया था या मूवमेंट शुरू होने वाला था, हुआ नहीं है, होने वाला है, या शुरू हो चुका है, ट्रक निकल चुका है. फिर थर्ड पर्सन ने कहा अरे एक काम करो उसको दे दो डिलीवरी, तो हमने ट्रक का मुंह पलटाया, स्टीयरिंग घुमाया और दूसरे आदमी को डिलीवरी दे दी. इमेजिन करो, एक थर्ड पर्सन है,
अच्छा चलो एग्जाम्पल डाल देते। थर्ड पर्सन कौन है? आमिर खान। आमिर खान ने फारूक को कहा कि गुड्स परचेज करना है। तो थर्ड पर्सन जो है वो एक्चुअल में एक बायर है। सो ही आस्क्स फॉर सर्टेन गुड्स। मैंने कहा ठीक है मेरे पास है भैया गुड्स, तो मैं निकालता हूं। अब मैं निकालने ही वाला था मेरे दुकान से गुड्स कि उसका फोन आ गया आमिर खान का, यार एक काम करो तुम सलमान को डिलीवर कर दो। तो आमिर है थर्ड पर्सन। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिलीवर द गुड्स टू सलमान ऑन डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के डायरेक्शन पे थर्ड पर्सन कौन है? आमिर खान। उसने मुझे कहा कि सलमान को डिलीवर कर दो, तो मैं सलमान को डिलीवर कर दूंगा। या गुड्स निकल चुका है, ऑन द वे है, आमिर खान के घर जा रहा है, उसे फोन लगाया, मुझे कहा अगर मेरे पास मत भेजो, जल्दी से उसको पलटाओ और अमिताभ बच्चन को दे दो। तो मैंने ट्रक का स्टीयरिंग पलटाया। आमिर खान के घर पहुंचने के पहले स्टीयरिंग पलटा के कहां गए? अमिताभ बच्चन को डिलीवर कर दिया। ठीक है, तो देखो रेसिपिएंट कौन बना यहां? अमिताभ बच्चन। सप्लायर कौन है? फारूक हक। सो फारूक हक अमिताभ बच्चन को या फारूक हक सलमान खान को डिलीवर कर रहा है। ठीक है, ऑन डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन है? आमिर खान। वेदर एजेंट और अदरवाइज, बिफोर और ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, ईदर बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू द गुड्स और अदरवाइज। अब ये देखो, तो यहां क्या होता है, देखो मैं आपको समझाता हूं। ये जो है ना ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या मतलब है, देखो मैंने गुड्स किसको बेचा? आमिर खान को। तो ओरिजिनली आमिर खान वाज द बायर, ही बाइज द गुड्स फ्रॉम मी। मैंने गुड्स ट्रक में डाला, जीटीए के पास दिया, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को मैंने गुड्स दिया लेके जाने के लिए आमिर खान के घर। मैं जहां भी हूं वहां से जाएंगे आमिर खान के घर बॉम्बे। अब मैंने जब गुड्स दिया तो वो कंसाइनमेंट नोट देता है, दैट इज कॉल्ड एज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। रेलवे रिसीट, लॉरी रिसीट, एयरवे बिल, ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता है। फिर ये मैंने दिया आमिर खान को, बाई पोस्ट मैंने उसको भेज दिया और कहा कि देखो तुम ले जाना, या ईमेल से भेज दिया कि तुम वहां जाके गुड्स को कलेक्ट कर लेना बॉम्बे में। तो अभी गुड्स का मूवमेंट शुरू हो गया, गुड्स जा रहे हैं। अब ये जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आमिर खान के पास है, तो आमिर खान सलमान से मिला, उसे कहा कि एक नंबर गुड्स आ रहा है, फारूक हक भेज रहा है। कहां से? हैदराबाद से। हैदराबाद से फारूक हक एक गुड्स भेज रहा है, आ रहा है, 3 दिन में पहुंचेगा हमारे यहां, तुमको चाहिए क्या? तो आमिर ने सलमान को कहा तुमको चाहिए क्या? सलमान ने कहा ऐसा, अच्छा है, गुड्स अच्छा है। आमिर ने कहा यस यस यस, एक नंबर है। तो उसे कहा लाओ दे दो मेरे को। सो व्हाट आमिर डज, ही सेल्स द गुड्स टू सलमान। लेकिन उसके पास तो पोजेशन ही नहीं है। आमिर के पास जब पोजेशन ही नहीं है तो सलमान को बेचेगा कैसे? पोजेशन हो तो बेचेगा ना। तो ये जरूरी नहीं है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ा था कि यू कैन ऑल्सो सेल द गुड्स बाय सेलिंग द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। याद आ रहा है? सीपीटी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भी बिक सकता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, रेलवे रिसीट या लॉरी रिसीट जो भी है, जिसको अपन कंसाइनमेंट नोट भी कहते हैं, ये वो बेच देगा सलमान को। तो सलमान से पैसे ले लेगा और सलमान को डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भेज देगा और कहेगा कि जाओ और वहां से गुड्स ले लो। ट्रांसपोर्टर के पास गुड्स आएंगे, उसके ऑफिस में जाके तुम डिलीवरी ले लो। तो अब जो मेरे गुड्स जा रहे हैं वो डिलीवर किसको होंगे? डिलीवर आमिर खान को होंगे कि सलमान खान को होंगे? सलमान खान को डिलीवर होंगे। तो सलमान खान बना रेसिपिएंट, आमिर खान बना थर्ड पर्सन। ओके, तो अब लॉजिक समझ में आ रहा है? कुछ अपन लिखेंगे अभी, डोंट राइट, पहले दिमाग में डालो। सो द थर्ड पर्सन इज एक्चुअली द बायर एंड हु बिकम्स अ सेलर। वो बायर है और वो अब सेलर बन गया है। तो यहां 2 सेल्स है। अब देयर आर 2 सेल्स, दोनों देखते अपन। सो ऑन डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, वेदर एक्टिंग एज एजेंट और अदरवाइज। तो यहां वो एज अ सेल्समैन बना है, ही सेल्स द गुड्स। फिर एजेंट भी होता है इसमें। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्लॉज भी है, इसमें अलग अलग सिचुएशंस आ सकती है। एक मैंने भी समझा है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का सेल, वन एग्जांपल आई हैव गिवन यू। फिर एजेंट्स भी होते हैं। तो एजेंट ने मेरे से गुड्स बुक कर लिया, बाइंग एजेंट जो रहता है। एक दूसरा एग्जांपल देखो, अब आमिर खान बाइंग एजेंट है। अच्छा चलो आमिर खान को बदल देते, ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय कल मेरे पास आई, अरे दुकान पे आई,
गुड्स परचेज करने। तो उसने गुड्स परचेज किया, बुक कर दिया। आई मीन हैदराबाद, यू नो हैदराबाद। तो मैं हैदराबाद में बैठा हूं, ऐश्वर्या राय आई और गुड्स को परचेज की, ऑर्डर प्लेस करके चली गई। अब ऐश्वर्या राय मान लो कि बेंगलोर में रहती है, मान के चलते बेंगलोर में, तो उसने बुक कर दिया। फिर जब गुड्स यहां से निकलने वाला था तो उसने कहा कि डिलीवरी मेरे सासुर जी के यहां बॉम्बे में करना है, अमिताभ बच्चन के यहां। मैंने कहा चल ठीक है, उसको डिलीवरी दे देते। सो आई नाउ डिलीवर द गुड्स टू अमिताभ बच्चन इन मुंबई, यू नो। तो अमिताभ बच्चन कौन बना? रेसिपिएंट। थर्ड पर्सन कौन बनी? ऐश्वर्या राय, क्योंकि मेरे से परचेज तो उससे किया था, लेकिन वो एज एन एजेंट थी, तो इसे लिखा है वेदर एक्टिंग एज एन एजेंट। तो ये एक पॉइंट हुआ, एजेंट। ऐश्वर्या राय इज एन एजेंट, थर्ड पर्सन इज एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर द रेसिपिएंट। रेसिपिएंट अमिताभ बच्चन, तो वो एजेंट थी किसकी? अमिताभ बच्चन की। तो उसने मेरे से परचेज किया और कहा कि आप उसको भेज दो डायरेक्ट। ये भी हो सकता है। और अदरवाइज एन ही कैन बी अ बायर, एजेंट यानी the third person can be an agent, to third person can be an agent, third person can be otherwise means a buyer, and then he further sells. तो ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, तो फिर यहां जो लिखा है ईदर बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, तो ये अदरवाइज में बायर में आएगा। तो आमिर खान बायर था, तो वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल सलमान को बेच देगा, सेल कर देगा। और अदरवाइज, तो अदरवाइज में वो एजेंट, तो एजेंट बेचता थोड़ी है, एजेंट तो बस बोलता है कि मेरे बॉस के लिए आप वहां सप्लाई कर दो। देन इट शैल बी डीम्ड, अब देखो क्या बोलता है, इट शैल बी डीम्ड दैट द सेड थर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड द गुड्स। लॉ ये डीमिंग फिक्शन लगाता है, हालांकि उसको गुड्स मिले नहीं है, गुड्स आमिर खान को नहीं मिले, गुड्स ऐश्वर्या को नहीं मिले, लेकिन लॉ में डीमिंग फिक्शन है कि एज इफ दैट पर्सन हैज रिसीव्ड द गुड्स। एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे? of such goods shall be the principal place of business of such person. Such person यानी third person. तो ये जो थर्ड पर्सन है उसका जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा, प्रिंसिपल प्लेस है जो मेन रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पे उसका होगा, उसको मानेंगे अपन प्लेस ऑफ सप्लाई। आए समझ में? तो देखो इसके भी दो एग्जाम्पल अपन लिखते हैं, डायग्राम्स बनाते हैं। अच्छा, सारे डायग्राम जो आप बनाते हो ना उसके ऊपर उसका सेक्शन नंबर, सबसेक्शन नंबर लिखते जाने का, नहीं तो बाद में आप बैठोगे कभी बुक निकाल के, साले डायग्राम तो बहुत अच्छा लग रहा है, आमिर खान सलमान खान सब दिख रहे हैं, लेकिन ये है ही क्या? नंबर लिखने का, ठीक है। मैं नहीं लिखता हूं लेकिन आपने लिखने का। तो चलो देखते हैं। फारूक हक कौन है? ये सप्लायर कहां का है? नागपुर, ठीक है। आमिर खान, आमिर को अभी ले लेते हैं, कहां पे है? तो दिल्ली में ले लेते हैं, उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस दिल्ली में है। और सलमान है, ही इज इन मुंबई, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसको अच्छे समझो। फारूक हक ने आमिर को गुड्स सेल किया, ये सेल ट्रांजैक्शन है। सो आमिर इज द बायर इन द फर्स्ट प्लेस, ही इज द बायर एंड फारूक हक इज द सेलर। तो ये सेलर है, ये बायर को गुड्स बेचा है, सेल हुआ है, लेकिन आमिर ने डिलीवरी लिया नहीं। आमिर ने क्या किया कि उसे डिलीवरी लेने के पहले, यानी यहां से गुड्स निकला है या निकलने वाला है जो भी है, आमिर क्या करता है कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल सलमान को बेच देता है। सो ही सेल्स दी DOT, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू सलमान, और मुझसे कहता है कि आप जो डिलीवरी है वो सीधा सलमान को दे दो। तो गुड्स जो है, गुड्स का मूवमेंट अब कहां से कहां हुआ? मूवमेंट ऑफ गुड्स शुरू कहां से हुआ? नागपुर से, और कहां खत्म हुआ? मुंबई में। और हमने डिलीवरी किसको दी? सलमान को डिलीवरी दी, ठीक है। ऐसा हुआ है, दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। लेकिन अब लॉ क्या कहता है? देखो,
लॉ ये कहता है कि मैंने जो ये सेल किया, तो देयर आर नाउ टू सेल्स, दिस इज वन ट्रांजैक्शन, दिस इज अनदर ट्रांजैक्शन, तो दो लोगों को जीएसटी यहां लगेगा, एक मुझे और एक आमिर को, व्हेन ही सेल्स द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। तो दो सेल्स है, दो सप्लाईज है, दो बार जीएसटी लगेगा। तो सप्लाई वन, अब याद रखो देयर आर टू सप्लाई, सप्लाई वन जो है दैट इज फारूक हक टू आमिर, ठीक है। अब ये फारूक हक टू आमिर का जो सप्लाई है, तो ये आईजीएसटी लगे, एसजीएसटी लगे, क्या लगे, क्या लगना चाहिए, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? तो इसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो लॉ में क्या लिखा है कि मैंने एक्चुअली तो उसको डिलीवरी दिया ही नहीं है, आई हैवंट गिवन डिलीवरी टू हिम। तो जो क्लॉज 1 था वो अपन लगा नहीं सकते, इसमें क्लॉज ए नहीं लगा सकते ना, क्योंकि वहां एक्चुअल डिलीवरी है तो क्लॉज ए लगाएंगे। मूवमेंट ऑफ गुड्स है और बायर को डिलीवरी है तो क्लॉज ए लगता है, लेकिन यहां नहीं है, तो इसलिए यहां बी क्लॉज है। और यहां क्या लिखा है कि प्लेस विल बी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ आमिर। आमिर का जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, मींस इट विल बी नागपुर यानी महाराष्ट्र टू दिल्ली। तो ये इंटरस्टेट सेल हो जाएगा। अच्छा यहां पे लिख देता हूं दैट इज दिल्ली, तो ये बन गया इंटरस्टेट, और इंटरस्टेट लग जाने की वजह से आईजीएसटी इस पे लगेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लग जाएगा। ये सप्लाई 1। फिर इसमें दूसरा सप्लाई भी इन्वॉल्व है, लॉ उसके लिए कुछ नहीं कहता है, लेकिन देयर इज अ सेकंड सप्लाई एंड दैट इज आमिर टू सलमान। अब ये आमिर टू सलमान जो है, ये जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, इसका डिलीवरी सलमान को मिला, तो ये जो है प्लेस ऑफ सप्लाई ये होगा where delivery is given to सलमान। तो सलमान को डिलीवरी कहां पे हुआ? मुंबई में। तो यहां मुंबई जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। और इसमें क्योंकि आमिर कहां पे है? आमिर इज दिल्ली, तो इसको फिर से इंटरस्टेट मानेंगे। ये सेल माना जाएगा दिल्ली टू महाराष्ट्र, क्योंकि आमिर दिल्ली में है ना, तो अब दिल्ली से महाराष्ट्र एक सेल हुआ, यानी इसको, हालांकि मूवमेंट ऑफ गुड्स तो एक ही बार हुआ है, लेकिन नागपुर से मुंबई हुआ है, लेकिन इसको दो सेल्स में डिवाइड करेंगे, एक सेल फारूक टू आमिर और दूसरा आमिर टू सलमान। तो आमिर टू सलमान जो है वो फिर दिल्ली टू महाराष्ट्र सेल माना जाएगा और उस पर फिर से आईजीएसटी लगेगा। आया समझ में? इंटरेस्टिंग है। लिखो इसको अच्छे से। अब इसका आईटीसी भी अगर अपन बीच में डाले तो क्या होगा? देखो, मैं जो आमिर को बिल भेजूंगा, क्योंकि वो मेरा बायर था, मैं तो बिल इसको भेजूंगा ना, इनवॉइस विल गो टू आमिर, मेरा इनवॉइस आमिर को जाएगा, आमिर इनवॉइस बना के सलमान को देगा, भाई डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जो बेचा है, तो ही विल मेक एन इनवॉइस एंड गिव इट टू सलमान। तो मैंने जो आमिर पे ड्यूटी लगा दिया, जीएसटी और कलेक्ट कर लिया, इसका आईटीसी वो ले लेगा आमिर, और फिर आमिर जब सलमान को बेचेगा तो वो जो आईजीएसटी निकालेगा, तो फिर ये आईटीसी यहां से माइनस कर देगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, और डिफरेंस वो गवर्नमेंट को पे करेगा। तो आईटीसी चलता रहेगा चेन के अंदर। गॉट इट? वेरी गुड। कोई डाउट? आना ही नहीं चाहिए। अच्छा, फिर ऐश्वर्या का एग्जांपल है तो सेम चलेगा। अच्छा, एक काम करता हूं, अमिताभ बच्चन की जगह मैं सलमान ही रहने देता हूं और आमिर को बदल देता हूं और यहां लिखता हूं ऐश। तो अब ऐश जो है वो है एजेंट, वो दिल्ली में है, मगर शी इज एजेंट ऑफ
सलमान, वो एजेंट। तो यहां डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल वगैरह को सेल करने की जरूरत नहीं है, मगर एजेंट जब गुड्स अपने प्रिंसिपल को भेजता है यानी परचेज करता है और उसके बिहाफ में आ जाते हैं तो उसको भी अपन सेल मानते हैं। एजेंट ऑफ सलमान, अब ये एग्जांपल अब भूलोगे नहीं है ना, एजेंट ऑफ सलमान। तो इसमें भी सेम चीज होगी, इसको भी दो सेल मानेंगे, फारूक हक टू ऐश एंड ऐश टू सलमान। सेम प्रिंसिपल चलेगा, फारूक हक टू ऐश एंड ऐश टू सलमान। लॉजिक विल रिमेन सेम। तो यहां आमिर और ऐश कौन है? थर्ड पर्सन। लॉ में इनको थर्ड पर्सन कहा गया है। डन, वेरी गुड। तो अब आ जाओ वापस। फिर से देखो बी क्लॉज एक बार, अब ए और बी एक साथ देखो, एक काम करो। तो यहां देखो ए में क्या लिखा है, वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स वेदर बाय सप्लायर और बाय द रेसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन। तो ये जो सेकेंड सेल अपन ने देखा ना, सेकेंड वाला आमिर टू सलमान या ऐश टू सलमान, वो एक्चुअली क्लॉज ए में आता है, वो क्लॉज ए में आता है। और क्लॉज ए में क्यों आएगा? देखो यहां सेलर जो है, सेलर वो ऐश्वर्या या आमिर है, लेकिन जो गुड्स को मूव कर रहा है वो तो फारूक हक है, तो वो ये एनी अदर पर्सन में आता है। फारूक हक इज मूविंग द गुड्स। देखो इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स वेदर बाय द सप्लायर। यहां सप्लायर कौन है? सप्लायर कौन है अब इस एग्जांपल में? ऐश्वर्या। लेकिन ऐश्वर्या मूव कर रही है क्या? नहीं। रिसिपिएंट कौन है? सलमान, वो मूव कर रहा है क्या? नहीं। एनी अदर पर्सन यानी कौन? फारूक हक, ये मूव कर रहा है क्या? हाँ। तो ये एनी अदर पर्सन यहां पे फिट होता है। तो सेलर कौन है? ऐश्वर्या। बायर कौन है? सलमान। एजेंट अपने प्रिंसिपल को देता है तो उसको भी अपन सेलर बायर ही मानते हैं। सिमिलरली आमिर सेलर है, सलमान बायर है। तो क्या आमिर ने मूव किए गुड्स? नहीं। क्या सलमान ने किए? नहीं। गुड्स कौन मूव कर रहा है? फारूक, एनी अदर पर्सन। तो जो सेकेंड सेल है वो इसमें फिट होता है। सप्लायर इज एनी अदर पर्सन, सप्लाई कर रहा है फारूक हक। The place of supply of such goods shall be the location of goods at the time at which movement of goods terminates for delivery to recipient, यानी मुंबई। गुड्स टर्मिनेट कहां हुए? मुंबई में, फॉर डिलीवरी टू सलमान। तो वो इसमें आता है। तो देखो ये जो अपन एग्जांपल देगा ना, तो सप्लाई वन जो है वो क्लॉज बी में आता है, फारूक टू ऐश या फारूक टू आमिर, वो क्लॉज बी में आता है। और ये जो सेकेंड सप्लाई है ऐश टू सलमान या आमिर टू सलमान, ये क्लॉज ए में आता है। तो इसमें अपन एक्चुअल डिलीवरी देखते हैं, तो इसलिए मैंने लिखा है डिलीवरी गिवन टू सलमान। तो ये क्लॉज ए है और ये क्लॉज बी है। तो जब क्लॉज बी लगता है तो उसमें ऑटोमेटिकली क्लॉज ए भी लगता है। फर्स्ट हाफ बी, सेकेंड हाफ ए। तो वो ए और फिर बी भी पढ़ो फिर से। वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर टू अ रेसिपिएंट, ठीक है, सप्लायर टू अ रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन ऑन डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन। सप्लायर किसको दे रहे हैं? रेसिपिएंट को या उसके बिहाफ में किसी और को, ऑन डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन यानी वो सेलर जो था। वेदर एक्टिंग एज एन एजेंट और अदरवाइज, बिफोर और ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, either by way of transfer of document of title to the goods or otherwise, it shall be deemed that the said third person has received the goods. ऐसा मानेंगे कि थर्ड पर्सन ने गुड्स को रिसीव किया है। And the place of supply of such goods shall be the principal place of business of the said person, यानी थर्ड पर्सन। तो यहां तक समझ में आए? 2 पॉइंट समझ में आए? वेरी गुड। थर्ड देखो, सी पॉइंट, where the supply does not involve any movement of goods, does not involve movement of goods, movement है ही नहीं।
whether by the supplier or the recipient. The place of supply shall be location of such goods at the time of delivery to the recipient. बहुत सिंपल, जहां गुड्स थे एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू रेसिपिएंट. अरे ये बहुत नॉर्मल चीज है ना. देखो ये B2C जो होता है ना, कंज्यूमर सेल, वो सब यही होता है. अपन दुकान में जाते हैं, गुड्स को उठा लेते हैं, जो भी अपने को मिला. अपन आजकल मॉल्स में शॉपिंग कर, तो यू पिक द गुड्स, यू पुट इन योर बैग, देन यू टेक इट टू द काउंटर, यू प्लेस इट देयर, द सेल टेक्स प्लेस, यू पे द मनी एंड द गुड्स आर हैंडेड ओवर टू यू. प्लास्टिक की थैली में आपको हैंड ओवर कर देंगे. प्लास्टिक की थैली के भी चार्ज लगाएंगे 8-10 रुपए और आपको दे देंगे. खत्म. कोई मूवमेंट है क्या? कोई ट्रक आएगा क्या बीच में कि नहीं आप घर जाइए, आपके 4 कपड़े आपने खरीदे, हम ट्रक में डाल के आपके घर भेजेंगे. अरे नहीं, इमीडिएट डिलीवरी है ना. तो बस जहां गुड्स है, जहां से आपको मिल गए, वो आएंगे. सिंपल. डिलीवरी टू रेसिपिएंट. तो जितने दुकानों में जाके हम गुड्स खरीदते हैं, चाहे वो जैम की बोतल हो, चाहे टूथब्रश हो, टूथपेस्ट हो, या कपड़े हो, या रेफ्रिजरेटर हो. रेफ्रिजरेटर नहीं, उसमें आप उठा के नहीं लेके जाते, उसमें वो ट्रक से आता है, वो छोड़ो. बाकी जो भी अपन गुड्स कलेक्ट कर लेते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज, वो इसमें आएगा. देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स. मूवमेंट कब होता है? जब बीच में एक कैरियर आता है. देयर इज अ कैरियर ऑफ गुड्स हु विल डिलीवर द गुड्स टू यू एट योर प्लेस. तो कैरियर जब बीच में आता है तो उसको मूवमेंट कहते हैं. अगर आप डायरेक्टली हाथों हाथ लेके जाते हो, देयर इज नो मूवमेंट. तो वहां पे क्या देखेंगे? डिलीवरी. तो डिलीवरी कहां है? वही तो दुकान है ना, दुकान में से ही तो आपने गुड्स उठाए ना. तो बस दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. सिंपलेस्ट एग्जांपल. आप किसी की दुकान में गए, वहां घी परचेज किया, डब्बा उठा लिया, बस वही प्लेस. फिर डी, where the goods are assembled or installed at site. साइट पे अगर इंस्टॉलेशन की जरूरत है, मशीनरीज वगैरह, the place of supply shall be the place of such installation or assembly. ये भी सिंपल है. देखो ये मैं आपको समझाता हूं. इसमें क्या है कि सेलर है, सेलर का फैक्ट्री जहां पे वो मशीनरीज बनाता है, उसका सेलर का फैक्ट्री है गुड़गांव में. और गुड़गांव, यार मैंने लिखा तो ये आता कहां है? गुड़गांव किस में आता है? हरियाणा में आता है ना, आई थिंक सो. इफ आई एम रॉन्ग यू करेक्ट इट. जहां तक मेरा दिमाग चल रहा है तो हरियाणा में आता है. और नोएडा शायद यूपी में आता है. गुड़गांव यूपी में आता है कि हरियाणा में आता है? यू आर मोर नॉलेजेबल. अगर ये गलत है तो आप सही कर लेना. ओके, तो गुड़गांव मेरे हिसाब से हरियाणा में आता है, तो मैंने लिख दिया. बायर है जिसका फैक्ट्री बन रहा है, फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ठीक है, और हम मशीन यहां से बना करके बेचेंगे. और सिर्फ बेचेंगे नहीं, इसको यहां ले जा करके इंस्टॉल करके देने का है. इंस्टॉल करके देने का है, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन करके देने का है, असेंबली करके देने का है. तो फिर सेल प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? ये जहां पे उसका इंस्टॉलेशन होने वाला है, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. सो दिस फैक्ट्री जहां पर भी होगा, दिस इज इन पटना, सो दिस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. जहां पे उसका इंस्टॉलेशन होने वाला है, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. वेरी सिंपल है ना. फिर वापस आ जाओ. तो ये डी पॉइंट था, वो बहुत सिंपल है. वेयर द गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट साइट. इंस्टॉलेशन की अगर जरूरत है, असेंबली की जरूरत है, तो फिर अपन प्लेस ऑफ सप्लाई वही मानेंगे, वही साइट को मानेंगे जहां पे उसका इंस्टॉलेशन या असेंबली होने वाला है. तो इसमें एग्जांपल्स में क्या आएंगे? मशीनरीज विच आर इंस्टॉल्ड इन फैक्ट्री, फिर टॉवर्स, बॉयलर्स. टॉवर यानी जो आजकल स्ट्रीट पे भी लगते हैं ना, वो टॉवर्स, कौन से मोबाइल टॉवर्स लगते हैं. तो वहां मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, आप एयरटेल हो, आपने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आपको 1000 टॉवर्स पूरे इंडिया में कंस्ट्रक्ट करने का है. अब मैं सामान लेके निकलूंगा पूरे इंडिया में, अलग अलग जगह जहां जहां आपको कंस्ट्रक्ट करना है वहां बना दूंगा टॉवर्स, इंस्टॉल कर दूंगा. तो ये जहां जहां मैंने वो टॉवर्स इंस्टॉल किए, वो सब प्लेस ऑफ सप्लाई माने जाएंगे. सिंपल.
ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट आता है ई, where the goods are supplied on board a conveyance. Interesting. On board a conveyance. रेलगाड़ी छुक 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 जा रही थी और उस पे वो निकलते ना बाल्टी में लेकर के, ए 4 रुपए पाव। तो आपने एक बड़ा पाव खरीदा 4 रुपए में, या 2 रुपए चाय, 2 रुपए चाय, 5 रुपए के मिले, 5 रुपए चाय खरीदी आपने। तो आप तो मस्त ट्रेन में आराम से बैठे और चाय खरीद रहे, कभी कोल्ड ड्रिंक खरीद रहे, टाइम ही टाइम रहता है अपने ट्रेन में, आराम से जाना पड़ता खाते पीते। तो ये जो गुड्स बिक रहा है ऑन बोर्ड अ कन्वेयंस इंक्लूडिंग अ वेसल, यानी शिप के ऊपर, या एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट में ऐसे नहीं बोलते, वुड यू लाइक टू टेक समथिंग। एयर होस्टेस आती है सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में, और ट्रेन में अपने लोकल लैंग्वेज, ए 5 रुपए चाय। प्लेन में, एक्सक्यूज मी, वुड यू लाइक टू टेक समथिंग। लैंग्वेज चेंज हो जाती है, बाकी तो वही है जो वहां 10 रुपए में मिलता है ट्रेन में, वो यहां 100 रुपए का मिलेगा, बस इतना डिफरेंस। सो एनीवेज द पॉइंट इज कि वेसल यानी शिप, एयरक्राफ्ट, ट्रेन या मोटर व्हीकल, बस वगैरह में अगर सेल हो तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे। इंटरेस्टिंग। तो देखो, प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन एट विच सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। टेकन ऑन बोर्ड। इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल है। ये देखो क्या कि ये ट्रेन दिल्ली से छूट रहा है, दिल्ली से जा रहा है चेन्नई, राजधानी। चलेंगे तो जितना सामान लोड हुआ, पेंट्री कार होती है ना, पेंट्री कार होती, तो ये पूरा सामान जो लोड हुआ पेंट्री कार में वो दिल्ली में हुआ। अब ये निकलेंगी ट्रेन यहां से, तो कितने स्टेट्स क्रॉस करते हुए जाएंगे। देखो, कम से कम 8-10 स्टेट बीच में आ जाएंगे। ट्रेन तो जा रही है, माल बिक रहा है, लेकिन ये माल लोड कहां हुआ था ट्रेन में, दिल्ली से। तो इसको प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे, दिल्ली। वेर इट इज टेकन ऑन बोर्ड द ट्रेन। सिंपल। तो अगर पूरा स्टॉक दिल्ली से लोड हुआ है तो दिल्ली को ही अपन प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। फिर कस्टमर को अपन कहीं भी बेचे, झांसी क्रॉस हो रहा है तब बेचे, या नागपुर क्रॉस हो रहा है तब बेचे, महाराष्ट्र, फिर एपी आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा, कर्नाटका भी आएगा, फिर जाके तमिलनाडु पहुंचेगा। तो बिक रहा है तब अपन कहां है वो नहीं देखेंगे। अगर ऐसा देखना होता है तो बहुत परेशानी हो जाती। फिर वो देखता है, अरे भैया बाहर अभी क्या चल रहा है, अरे मध्य प्रदेश चल रहा है, चलो लाओ मध्य प्रदेश का टैक्स दो। फिर ट्रेन में से बाहर निकल खिड़की में से देखते अभी महाराष्ट्र आ गया है, चलो महाराष्ट्र का सीजीएसटी एसजीएसटी दो। तो ऐसा परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए दिल्ली, जहां से लोड हुआ उसको देखेंगे। सिमिलरली देयर इज अ फ्लाइट गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। इंडिगो की फ्लाइट दिल्ली से मुंबई जा रही है, तो वो पूरा खाने का सामान लोड होता है ना प्लेन के ऊपर। अपन इधर से सामने के रास्ते से आते हैं और उधर नेक्स्ट डोर से, पीछे के डोर से सब सामान आते रहता है। फिर वो स्टव होता है उसके अंदर, है ना। फिर प्लेन उड़ जाता है तो सीट बेल्ट बांध के बैठ जाओ। फिर जब प्लेन हवा में ऊपर हो जाता है, देन द एयर होस्टेसेस कैरी दैट स्टोव, उसको कहते हैं, वो लेके निकलते हैं, फिर आपको बेचते हैं सैंडविचेस एंड व्हाट नॉट, ऑल द थिंग्स। तो फिर वो क्या देखेंगे, जहां से लोड हुआ, तो ये जो चीजें लोड हुई अगर वो दिल्ली में हुई तो दिल्ली विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, बहुत एग्जांपल हो गए मेरे ख्याल से। वापस चलते, समझ में आ गया आपको, है ना। तो ट्रेन, वेसल, एयरक्राफ्ट, तीनों केस में, या कोई भी मोटर व्हीकल, बस वगैरह में, टेकन ऑन बोर्ड, याद रहेगा, टेकन ऑन बोर्ड। इतने एनिमेटेड एग्जांपल इसलिए बताता हूं ताकि वो सब एग्जांपल फिट हो जाए। गुड। फिर आखिरी में लिखता है कि वेयर द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये सारे रूल अगर फेल हो जाए, कुछ समझ में ना आए कि क्या करने का है, यानी सबसेक्शन 1 का कोई भी क्लॉज नहीं लग रहा, ए बी सी डी, तो फिर क्या बोलता है, प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी डिटरमिन्ड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड।
तो एज में बी प्रिस्क्राइब का मतलब क्या है? एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द रूल्स मेड फॉर दिस पर्पस। तो ये वर्ड जहां भी आता है ना सेक्शन के अंदर, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, तो उसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक रूल्स फॉर दिस पर्पस। फिर देखो एनालिसिस ऑफ सेक्शन 10 दिया, ये वही जो मैंने इतना सारा एक्सप्लेन किया आपको। तो चलो देखते हैं फिर से, रिवाइज करने में कोई नुकसान नहीं है। लेट्स सी। सबसे पहला है वे सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट, जहां मूवमेंट की जरूरत है। मूवमेंट मैंने बताया, मूवमेंट का मतलब क्या होता है? व्हेन द सेलर, द सप्लायर गिव्स डिलीवरी टू अ कैरियर एंड द कैरियर यानी ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर जो है वो गुड्स लेके आएगा उस जगह पे और वो आपको डिलीवर करेगा, तो इसको कहते हैं मूवमेंट। तो अगर ये इन्वॉल्व है तो फिर क्या करना है? द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस वेयर द गुड्स आर लोकेटेड एट द टाइम एट विच द मूवमेंट टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट, है ना? And this movement, however, can be by the supplier or by the recipient after having disclosed the destination of their movement or journey. और डिलीवरी का मतलब भी समझाया, डिलीवरी किसको कहते हैं? The mode and the time is the unilateral choice of the recipient and the supplier has no authority to decide how and when he will deliver the goods to the recipient. Obviously. डिलीवरी कहां देना है वो तो वही बताता है ना कि भैया यहां लाके मेरे को दो डिलीवरी, हम वहां ले जाके उसको डिलीवरी देंगे, ऑब्वियसली। इट इज द चॉइस ऑफ द रेसिपिएंट। देन सप्लायर इज ऑलवेज ड्यूटी बाउंड टू डिलीवर इन एग्जैक्टली द सेम वे, मैनर एंड टाइमिंग विच द रेसिपिएंट डिक्टेट्स, ऑब्वियसली। डिलीवरी इज नॉट कंप्लीट इफ देयर इज एनी डिविएशन in either the manner or the timing as compared to that dictated by the recipient. Obviously, ये सब intricate details है, ये कोई एग्जाम में नहीं पूछने वाला, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। Hence, delivery will be considered as completed only if it is dictated by the recipient and the same has been complied to the satisfaction of the recipient. Obviously. तो देखो उसका डायग्राम भी दिया है। गुड्स इन्वॉल्व मूवमेंट, ये ओरिजिन है, मैंने तो बहुत सारे आपको बताया। और जो मूवमेंट है वो सप्लायर भी कर सकता है, रेसिपिएंट के कहने पे भी हो सकता है, या यानी कर सकता है, ट्रक रेसिपिएंट भी भेज सकता है, सप्लायर भी भेज सकता है, या एनी अदर पर्सन। तो एनी अदर पर्सन का एग्जाम्पल भी दिया, ये वो थर्ड पार्टी केस में फिर आता है, एनी अदर पर्सन। एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज द डेस्टिनेशन ऑन द डायरेक्शन ऑफ रेसिपिएंट। तो ये तो ठीक है। अब उसके इल्लूज देखो, कुछ इल्लूज दिए हैं और कौन सा टैक्स लगेगा ये भी आपको समझा चुका हूं मैं। नाउ यू कैन सॉल्व दिस एक्चुअली बाय योरसेल्फ, बट दिस इज हाउ द क्वेश्चन विल कम इन द एग्जाम। सिचुएशन दिया रहेगा और आपको पूछा जाएगा कि भैया बताओ इसमें प्लेस क्या है। तो देखो सप्लायर्स फैक्ट्री दिया है, फ्रॉम वेयर द गुड्स आर रिमूव्ड, टर्मिनेशन ऑफ मूवमेंट फॉर डिलीवरी दिया है, टर्मिनेशन ऑफ मूवमेंट फॉर डिलीवरी, तो ये सबसे मेन काम का है। प्लेस ऑफ सप्लाई एंड टैक्स पेबल। तो पहला पॉइंट है मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय द सप्लायर, गुड्स डिस्पैच बाय सप्लायर, उड़ीसा से निकला, आसाम में डिलीवर हुआ, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे? आसाम। एक्चुअली मैंने देना नहीं चाहिए था ना, ये अपन ने करना चाहिए था। ये आंसर है, ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, ये दो चीज दी रहेगी और ये दो चीज आंसर है। अब यहां तो मैंने दे दिया है, लेकिन एग्जाम में ये दो चीज आपको नहीं दी रहेगी, ये पूछा जाएगा। सो दे विल गिव यू द सप्लायर्स प्लेस एंड द टर्मिनेशन, ये दो चीज दी रहेगी। तो ये क्वेश्चन है और ये आंसर है। तो अगर आसाम में डिलीवर हो रहा है तो ऑब्वियसली प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? आसाम। दिस बिकम्स द प्लेस ऑफ सप्लाई। और क्योंकि मूवमेंट देखो उड़ीसा से आसाम है, उड़ीसा टू आसाम, तो ये क्या हो गया? इंटरस्टेट। इंटरस्टेट हो गया तो इसलिए क्या लगेगा? आईजीएसटी। और पेएबल कौन से स्टेट में होगा? उड़ीसा में। यहां आईजीएसटी आप पे करेंगे, जहां सप्लायर की फैक्ट्री है वहां आपको पेमेंट करना है, लेकिन कौन सा है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर दूसरा दिया है उड़ीसा से उड़ीसा में ही गया, डिलीवरी भी उड़ीसा में ही है, तो ये जो उड़ीसा है यही बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। और यहां लगेगा दिस इज
इंट्रास्टेट, और इंट्रास्टेट है, ये इंटरस्टेट सप्लाई है, ये इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट में क्या होगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी। बहुत सिंपल रहता है ही। दूसरा देखो, मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय रेसिपिएंट, रेसिपिएंट मूव कर रहा है, ठीक है, वो लेके जाए, मैं उसको दूं या वो लेके जाए की बात है, मूवमेंट तो है ना, कैरियर इन्वॉल्व है ना, मूवमेंट है। केरला से गोवा गया, तो दिस बिकम्स द प्लेस, एंड केरला टू गोवा यानी कि इंटरस्टेट, और इंटरस्टेट की वजह से क्या लग जाएगा? आईजीएसटी एट केरला। और केरला से केरला गया तो करेला ही चाहेगा, लेकिन यहां क्या लगेगा? इंट्रास्टेट। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्लॉज बी, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। Where goods are delivered by supplier to recipient but at the instruction of third party. ये थर्ड पार्टी वो केस, आमिर खान, सलमान खान। The place of supply will be determined to be the place of supply which will be the principal place of business of such third party and not the actual recipient. ये फर्स्ट सप्लाई के केस में, इसमें रहते हैं दो, वो याद रखना। तो यहां तो एग्जाम्पल में वन दिया रहेगा, वन साइड, लेकिन एक्चुअल में वो दो है, फारूक टू आमिर, आमिर टू सलमान, फारूक टू ऐश, ऐश टू सलमान, हमेशा ये दो रहते हैं। देयर आर, इट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ टू सेल्स, टू सप्लाईज। तो ये जो अपन देख रहे हैं ये फर्स्ट सप्लाई का देख रहे हैं। सो हियर द प्लेस ऑफ सप्लाई विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन वेदर द मूवमेंट ऑफ गुड्स इज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर if the supplier and recipient are in two different states, but as declared by the section to be dependent on principal place of business. इसमें मूवमेंट कहां से कहां हो रहा है उससे मतलब नहीं। जैसे अपन एग्जांपल देखा था, फारूक नागपुर का है, सलमान मुंबई का है, गुड्स तो नागपुर से मुंबई मूव हुआ था, है ना, नागपुर से मुंबई तो सेम स्टेट में, लेकिन हमने डीमिंग फिक्शन क्या लगाया? एज इफ के मैंने गुड्स दिल्ली भेजा है, तो उसमें आईजीएसटी लगाया था अपन ने। फिर दिल्ली से मुंबई आया है, तो उसमें फिर आईजीएसटी लगाया था हमने। यस। फिर रेसिपिएंट का डेफिनेशन वापस से दिया, हमने अभी पढ़ा था ऊपर, तो अब दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन गुड्स डिलीवरी, देखो सप्लायर है, गुड्स है, ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पार्टी मूव हो रहा है, तो ये थर्ड पार्टी का जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, दिस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये जो पहला सेल है, फर्स्ट सेल, वो ऐसा माना जाएगा, सप्लायर टू थर्ड पार्टी, ये फर्स्ट सेल जिसमें क्लॉज बी अपन ने लगाया। और इनहेरेंटली फिर दूसरा सेल भी है जिसमें क्लॉज ए लगाएंगे, फ्रॉम थर्ड पार्टी टू रेसिपिएंट। ठीक है, तो ये यहां से यहां क्लॉज ए में आएगा, और ये जो है क्लॉज बी में आ रहा है, 10(1)B 10(1)A। तो देखो इसका भी एग्जांपल देखते हैं। सप्लाई फ्रॉम सप्लायर ऑफ गुड्स सीता टू अ पर्सन टू होम द गुड्स आर डिलीवर्ड राम ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ थर्ड पर्सन लक्ष्मण। तो लक्ष्मण के कहने पर सीता ने राम को गुड्स दिया। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा देखो, तो इसमें भी देखो, इसमें क्वेश्चन जो रहेगा वो ये तीन चीज रहेगी, लोकेशन ऑफ सप्लाई दिया रहेगा, प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स दिया रहेगा, एंड थर्ड पर्सन जो है किसके कहने पर दिया गया। तो ये तीन आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे, और वो दो जो है वो आंसर है। सो दिस इज द क्वेश्चन एंड दीज टू आर द आंसर्स। ओके, तो लेट्स सी। तो थर्ड पर्सन कौन है इसमें? लक्ष्मण। लक्ष्मण इज द थर्ड पर्सन। तो इसका जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है ये सबसे काम का है। बहुत सिंपल रहता है, बहुत सिंपल। ज्यादा सोचोगे ना तो मिस्टेक करोगे, अगर मिस्टेक नहीं करना तो बस दिमाग में डालो, थर्ड पार्टी का जो प्रिंसिपल प्लेस होगा बस वो रहेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। कितना सिंपल हो गया। कभी कभी इतना ही सोचना बस काम का रहता है। तो देखो पहले केस में सॉरी, ओके देखो पहला केस,
अहमदाबाद और जो ऑफिस ऑफ राम है, जो फर्स्ट ओरिजिनल बायर है, वो भी अहमदाबाद में, सॉरी जिसको कुछ डिलीवर हुआ बाद में, वो भी अहमदाबाद में। लेकिन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ लक्ष्मण जो है, जिसके इंस्ट्रक्शन पे सीता ने राम को घुस दिया, वो है अमृतसर में। तो अपन सेल क्या मानेंगे? अहमदाबाद टू अमृतसर। अमृतसर विल बिकम दी प्लेस और अहमदाबाद यहां से यहां सेल हुआ ऐसा मानेंगे। तो कौन सा हो गया? इंटरस्टेट हो गया। इंटरस्टेट हो गया, इसलिए आईजीएसटी लगेगा। सेल यहां से यहां माना जाएगा, अहमदाबाद टू अमृतसर। और ये प्लेस कैसे डिटरमिन किया? इसका प्लेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ लक्ष्मण जो है, ये बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। और दूसरा सेल जो हुआ वो फिर कहां से कहां होगा? दूसरा सेल अमृतसर से अहमदाबाद, ये दूसरा सेल है, सेकेंड सेल, जो क्लॉज ए के अंदर आएगा। फिर देखो दूसरा केस है अहमदाबाद, अब ये अमृतसर में है और लक्ष्मण अहमदाबाद में है, तो थर्ड पार्टी जो है वो अपने को देखना पड़ता है। तो थर्ड पार्टी अहमदाबाद में है, तो ये बनेगा प्लेस और सेल होगा अहमदाबाद टू अहमदाबाद। अहमदाबाद टू अहमदाबाद यानी कि इंट्रास्टेट। तो पहला इंटरस्टेट हुआ, दूसरा इंट्रास्टेट हुआ। ये फर्स्ट सेल। फिर इसमें सेकेंड सेल देखो कहां से कहां होगा। सेकेंड सेल जो होगा वो अहमदाबाद से अमृतसर होगा, तो वो फिर इंटरस्टेट बनेगा। ये जो सेकेंड सेल है इंटरस्टेट हो जाएगा। लेकिन खैर अपन उसमें जाने दो, अभी सेकेंड सेल पे ध्यान मत दो, क्योंकि उसमें डिलीवरी वगैरह देखनी पड़ती है, तो डिलीवरी अभी जाने दो आप। वैसे दिया ये डिलीवरी देखो अमृतसर में है। इसको लिखना है क्या? लिखना है तो देखो आप लिखते जाओ, एक अलग कलर का पेन लो, उससे लिखते जाओ। सेकेंड सेल। तो पहले केस में सेकेंड सेल कहां से हुआ था? ये अमृतसर से अहमदाबाद, ये सेकेंड वाला था, और यहां पे भी ये सेकेंड वाला है। फिर बेंगलोर है तीसरा केस। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस भी उसका बेंगलोर में है, तो क्योंकि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बेंगलोर में है तो अपन इसको लेंगे। और सेल कहां से? अहमदाबाद से बेंगलोर माना जाएगा। अहमदाबाद से बेंगलोर माना गया यानी कि इंटरस्टेट हो गया। इंटरस्टेट हो गया इसलिए आईजीएसटी लग गया। और आखिरी कैसे? उदयपुर। उदयपुर यानी क्या बन गया तुम्हारा? उदयपुर यानी कहां पे आता है? राजस्थान। तो अहमदाबाद टू राजस्थान, तो अगेन क्या बन गया? इंटरस्टेट। बहुत सिंपल। फिर सी पॉइंट पे चलते हैं, वेयर द सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो जहां लोकेशन है, लोकेशन ऑफ गुड्स जहां था जब सेल हुआ, जब डिलीवरी हुई, वो देखेंगे अपन। और डिलीवरी सिंबॉलिक भी होती है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट याद है ना आपको? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट याद है कि नहीं? सीपीटी में पढ़े थे, इंपॉर्टेंट है। तो उसमें सिंबॉलिक डिलीवरीज भी होती है। मैंने कार की चाबी आपको दे दी, यानी कार डिलीवर हो गई, है ना? वो सब देखे थे, एग्जाम्पल याद आ रहे हैं ना आपको? हालांकि देखो मैं तो नहीं पढ़ाता हूं आजकल, एक आध बैच मैंने दिया था सीपीटी का, कभी लॉ का, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट सब पढ़ाए थे। एनीवे, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कार मेरी खड़ी है दिल्ली में, मैं हूं नागपुर में, मेरी कार कहां खड़ी है? दिल्ली में, चाबी मेरे पास है, मैंने आपको फोटो दिखाया, आप भी नागपुर में हो, मेरे साथ ही खड़े हो, मैंने फोटो दिखाया, देख ये कार है मेरी मर्सिडीज बेंज, दिल्ली में है, अभी खरीदी है 4 दिन पहले, लेकिन बेचनी है, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, तुमने और मेरे को दे दो, मैंने चाबी दे दिया, पैसे लिए, चाबी दे दी, तो सेल कंप्लीट हो गया। कोई मूवमेंट की जरूरत है क्या? नहीं, कार खड़ी है, मैंने कहा जाके ले लो। तो मैंने जब तुमको सेल किया, सेल तो नागपुर में हो, लेकिन कार कहां पे है? लोकेशन ऑफ गुड्स कहां है? दिल्ली में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे? दिल्ली। सिंबॉलिक डिलीवरी। तो इंटरेस्टिंग है पॉइंट, देखो सी। तो दुकान में जाके खरीदेंगे सामान, वो एक्चुअल डिलीवरी, और कार वहां खड़ी है, मैंने चाबी बेच दी, सिंबॉलिक डिलीवरी। वो भी इसमें आ सकता है। गुड एग्जांपल, याद आया मुझे। तो देखो क्या कहता है, example of supply that does not involve movement of goods can be a generator that is bolted to the concrete floor in the basement of a building purchased by the tenant
and being left behind at the time of termination of the tenancy. टेनेंट ने खरीदा था, जनरेटर लगा के रखा था, अब वो छोड़ के जा रहा है तो क्या करेगा, बेच देगा। तो कोई डिलीवरी देगा कि आपको उठा के, अरे नहीं, जहां है वहीं रहेगा। जैसे कार का एग्जांपल है, कार खड़ी है उधर, ले लो आप जाके, तो मूवमेंट की जरूरत नहीं है। देन सप्लाई ऑफ जनरेटर by the tenant to the landlord for the agreed price is the case of supply that does not involve movement of goods. In such cases, the place will be where the generator stands. Generator जहां खड़ा है या कार जहां खड़ी है वो बनेगा place of supply. Very simple. उसका डायग्राम भी दिया है, location of goods. ठीक है, simplest one. उसका एग्जाम्पल भी दिया है। इसका एग्जाम्पल की कोई जरूरत है क्या? नहीं, लेकिन दिया है, चलो देख लेते हैं। तो देखो, लोकेशन ऑफ गुड्स, तो तीन चीज दी होगी आपको, लोकेशन ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट एंड लोकेशन ऑफ गुड्स। एग्जाम में तीन चीज दी होगी और आपको निकालना पड़ेगा प्लेस ऑफ सप्लाई एंड टैक्स पेएबल। दो चीज का आंसर आपसे पूछेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, देखो इस पे सेक्शन 10 एकदम बोनस पॉइंट्स, बोनस मार्क्स मिलेंगे। तो उसमें पहले वही दिया, प्री इंस्टॉल डीजी सेट। तो डीजी सेट कहां है भैया? भोपाल में, तो प्लेस क्या बनेगा? भोपाल। और लोकेशन ऑफ सप्लाई दिल्ली का है, तो दिल्ली से भोपाल ऐसा मानेंगे, तो क्या लगेंगे? आईजीएसटी। सेल यहां से यहां मानेंगे ना, दिल्ली टू भोपाल, तो ये हो गया इंटरस्टेट। दूसरा, मैन्युफैक्चर ऑफ मोल्ड्स बाय जॉब वर्कर्स सोल्ड टू द प्रिंसिपल बट रिटेन्ड इन जॉब वर्कर्स प्रीमाइसेस। मैंने गुड्स तुमको बेच दिया, लेकिन गुड्स मेरे पास रहेगा, क्योंकि मैं ही तुम्हारा एजेंट हूं, मैंने बनाया, तुम्हारे लिए बनाया और मेरे पास ही रहेगा। है ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, लेकिन गुड्स मेरे पास ही रहेगा। ये भी होता है, ओनरशिप मैंने तुमको दे दिया, लेकिन गुड्स मेरे पास ही है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए चूज करूंगा ना बाद में। तो लोकेशन का है तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु बिकम्स द प्लेस, और तमिलनाडु सप्लायर का भी प्लेस है, और तमिलनाडु में ही प्लेस भी है, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इसलिए इसको क्या मानेंगे? इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट सप्लाई, तो क्या लगेगा? सीजीएसटी एंड तमिलनाडु जीएसटी। अनदर एग्जांपल, अ बिजनेसमैन इन नोएडा हैज एन ओल्ड कार, अरे इसमें भी एग्जांपल है, देखो, ओल्ड कार लाइंग अनयूज्ड इन हिज होम टाउन इन सिक्किम। सिक्किम में है कार, कार कहां खड़ी है? सिक्किम में। तो प्लेस ऑफ कार इज सिक्किम, उसे बेच दिया, तो सिक्किम बिकम्स द प्लेस। और इसमें देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया है कि नोएडा में उसका रजिस्टर्ड प्लेस है, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है इसमें कि अगर आप कोई स्टेट में ये अपन ने पढ़े थे क्या, डेफिनेशंस में एक पॉइंट देखा था कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का, कि आप उस स्टेट में नॉर्मली बिजनेस नहीं करते हो, लेकिन एक आध सेल अगर उधर किया, एक आध सेल अगर उधर करते हो, तो आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन माना जाता है। यू आर कॉल्ड एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का यहां पे कॉन्सेप्ट लगता है, क्योंकि आपकी कार कहां खड़ी है? सिक्किम में। सिक्किम में आपका बिजनेस प्लेस नहीं है, बट योर कार इज स्टैंडिंग देयर एंड यू आर सेलिंग इट। सो इन सिक्किम यू विल बी कॉल्ड एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। इसको बाद में अपन पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। अभी हमने इसको डिस्कस नहीं किया, सिर्फ डेफिनेशन देखा था। और क्योंकि वहां तुम्हारा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन तुमको माना जाएगा, इसलिए सिक्किम टू सिक्किम ये सेल मानेंगे, इसलिए इंट्रास्टेट इसको माना जाएगा, इंट्रास्टेट इन सिक्किम। जीएसटी में बड़ा फंडा है, इसका एक पॉइंट है कि अगर मेरा कोई गुड्स वहां पड़ा है, मेरे को बेचना है, मैं वहां बिजनेस प्लेस नहीं है मेरा, लेकिन बेचना है, तो आई विल हैव टू गो देयर एंड रजिस्टर एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, और फिर वहां मेरे को बेचने के अलाउ करेंगे, देन आई कैन सेल एंड आई कैन चार्ज द जीएसटी। अपन पढ़ेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन लॉ कॉम्प्लिकेटेड है, प्रैक्टिकल में कौन क्या करेगा मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा।
कैसे होगा उसका काम, आई डोंट नो. हाउ विल द गवर्नमेंट कम टू नो दैट माई कार इज स्टैंडिंग देयर एंड आई एम गोइंग टू सेल इट देयर. मैं तो कार बेच दूंगा, पैसे ले लूंगा, घर आ जाऊंगा, किसको कहां पता चलेगा. लेकिन ठीक है, लॉ में लिखा है तो अपने को एग्जाम में वैसे ही लिखना है. फिर डी पॉइंट, असेंबल या इंस्टॉलेशन वाला, तो ये भी सिंपल है बिल्कुल. जहां असेंबली या इंस्टॉलेशन होगा दैट इज द प्लेस. वेरी सिंपल, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. साइट पे होता है तो साइट जहां है बायर की, जहां अपन असेंबल करके देंगे, दैट विल बिकम द प्लेस ऑफ सप्लाई. और उसका भी इलस्ट्रेशन दिया है वैसे. देखो इंस्टॉलेशन यहां होने वाला है. अगेन क्वेश्चन में 3 चीज दी रहेगी, आंसर में आपको 2 चीज लिखना पड़ेगा. तो प्लेस ऑफ असेंबली भोपाल है तो भोपाल बिकम्स द प्लेस. कर्नाटका है तो कर्नाटका बिकम्स द प्लेस. केरला है तो केरला बिकम्स द प्लेस. बहुत ही सिंपल है. और ई है वेयर द गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेयंस. ये तो बहुत एग्जांपल दिए थे मैंने आपको, इसमें तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है. फ्लाइट से जाए, ट्रेन से जाए, शिप से जाए. तो लोडिंग ऑफ गुड्स देखना है. पैसेंजर कहां बोर्ड होता है वो मत देखना. क्वेश्चन में देखो आपको ये भी दिया रहेगा, पैसेंजर कहां से चढ़ा, उसको नहीं देखेंगे अपन देखेंगे लोडिंग ऑफ गुड्स. हमेशा लोडिंग ऑफ गुड्स. तो पंजाब में लोड हुए तो पंजाब बिकम्स द प्लेस. गोवा में लोड हुए तो गोवा बिकम्स द प्लेस. चेन्नई में लोड हुआ तो चेन्नई बिकम्स द प्लेस. गुड्स कहां लोड हो रहा है वो अपने को देखने का है. और एफ का तो कोई कुछ नहीं, वो तो एज मे बी प्रिस्क्राइब, ये तो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा, फिर अपन देखेंगे उसको. और उसी का एक फिर एग्जांपल भी दिया है कि सीजीएसटी कब लगाना, आईजीएसटी कब लगाना वगैरह. बहुत सिंपल, अभी तक तो आप मास्टर कर चुके उसको. सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई ये डिटरमिन करता है कि ये इंट्रा है कि इंटर है. केरला बिहार इंटर हो गया, पुदुचेरी इंट्रा हो गया. इंट्रा विद इन दैट पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी, इंट्रा यूनियन टेरिटरी. लेकिन इसको स्टेट ही बोलते हैं क्योंकि वहां पे वो है क्या बोलते हैं उसको, पुदुचेरी और दिल्ली में ये है ना लेजिस्लेचर, तो वहां एसजीएसटी लगता है. चंडीगढ़ में यूटीजीएसटी लगेगा. इंट्रा चंडीगढ़ इंट्रा यूटीजीएसटी. देन चंडीगढ़ पंजाब इंटर हो गया. चंडीगढ़ दमन यूटी टू यूटी हो गया, तो ये भी इंटर यूटी, तो उसमें आईजीएसटी लग जाएगा. गोवा इंट्रा स्टेट. सेज टू नॉन सेज, ये इंटरेस्टिंग है. सेज से अगर अपन नॉन सेज में सप्लाई करेंगे, सेज से बाहर निकालेंगे तो उसको इंटर स्टेट मानते हैं. ये टॉपिक हमने पढ़ा नहीं है, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे, वील स्टडी लेटर. नहीं तो आप कहोगे ये कहां से आ गया. वैसे तो इंट्रा और इंटर भी मैंने नहीं समझा, ये तो जनरल नॉलेज से आप समझ में आ रहा है ऐसे ही. लेकिन ये पूरा जो है इंट्रा इंटर कब बोलते हैं, ये पूरा टॉपिक ही अपन पढ़ेंगे. आईटीसी के बाद एक आईजीएसटी का टॉपिक है, उसमें इंट्रा स्टेट क्या होता है, इंटर स्टेट क्या होता है, वो डेफिनेशंस अपन स्टडी करेंगे. ओके. फिर देखो ऐसे क्वेश्चंस इसमें आएंगे एग्जाम में, जैसे मैंने अभी आपको बताया. तो लोकेशन ऑफ सप्लाई दिया होगा, प्लेस ऑफ डिलीवरी दी होगी, तो आपको निकालना पड़ेगा सप्लाई कहां है और नेचर ऑफ सप्लाई क्या है और टैक्स क्या है. ये 3 आंसर है जो आपसे पूछा जाएगा. बहुत ही सिंपल, कोई भी कर सकता है. फिर सेकंड पॉइंट में वही पूछा कि डिलीवरी ऑन थर्ड पर्सन के कहने पे हुआ तो क्या. तो ये तो अपन ने पूरा स्टडी किया. 10(1)(b) आपको लिखने का है. एग्जाम्पल भी दिया है उसी का. लोकेशन ऑफ सप्लायर, एग्जाम्पल देखो, लोकेशन ऑफ सप्लायर दिया है, लोकेशन ऑफ थर्ड पार्टी दिया है, डिलीवरी ऑफ गुड्स दिया है. 3 चीजें आपको दी होगी, ये क्वेश्चन में इतना आएगा 3 चीजें. और आंसर में आपको लिखना पड़ेगा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, नेचर क्या है और टैक्स कौन सा लगेगा. तो अपने को क्या देखना पड़ता है, लोकेशन ऑफ थर्ड पार्टी. तो ये अपने को हमेशा देखना पड़ेगा. दिस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. और उसी का फिर दूसरा पार्ट दिया है,
जो अपन दिखा था, जिसमें क्लॉज ए लगाएंगे अपन सेकेंड पार्ट कि जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी और जो रिसिपिएंट ऑफ गुड्स है उसमें जो सेकेंड सेल होता है तो वो, तो थर्ड पार्टी और डिलीवरी, उसमें अपन क्या देखेंगे, कॉलम 2 एंड 3 यानी लोकेशन ऑफ थर्ड पार्टी, क्योंकि यहां से फिर गुड्स यहां जा रहा है ना, डिलीवरी यहां हो रही है, तो ये और ये फिर अपने को देखना पड़ेगा सेकेंड एंड थर्ड। तो सेल कहां से हो रहा है, यहां से यहां, सेकेंड सेल जो है वो यहां से यहां हो रहा है, और उसमें डिलीवरी, क्योंकि इसमें अपन क्लॉज ए लगाएंगे ना 10(1)(a), तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, क्लॉज ए के हिसाब से जहां डिलीवर हुआ वहां, तो तमिलनाडु तमिलनाडु, केरला केरला, कर्नाटका कर्नाटका, केरला केरला, ये जो प्लेस है ये बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। और सेल कहां से कहां हुआ, तो यहां से यहां हुआ, केरला तमिलनाडु इंटर, कर्नाटका केरला इंटर, केरला कर्नाटका इंटर, केरला केरला इंट्रा। फिर तीसरा क्वेश्चन वही है कि व्हाट इफ द मूवमेंट इज नॉट इन्वॉल्व, तो वही पूरा एक्सप्लेन करो पहले आप, अलग अलग एग्जांपल्स दिए हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस असेंबली एंड इंस्टॉलेशन, तो वो भी लिखो वेयर द असेंबली इज डन। देन व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स सोल्ड टू एयरक्राफ्ट, सोल्ड ऑन एयरक्राफ्ट, जहां से गुड्स एयरक्राफ्ट पे गया, बोर्ड हुआ। फिर इन केस ऑफ एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी होगी तो इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एम्बिग्विटी यानी कि अगर समझ में नहीं आ रहा क्या करना है तो फिर 10(2) लगता है, तो 10(2) क्या कहता है, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड।